शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 में संकलित सिल्वर वेडिंग जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कहानी है उसको पढ़ेंगे। इसका पंचम व्याख्यान देखेंगे। अब 5वां लेक्चर है, तो आप ध्यान देंगे। पेज नंबर 15 पे पृष्ठ संख्या 15 देखेंगे। और ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। जैसा आपने चतुर्थ व्याख्यान में देखा था कि समहाउ अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें होती है। समहाउ इम्प्रॉपर एक वर्ड आता है जो यशोधर बाबू द्वारा फ्रिज लाने पर कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है कि बासी खाना बना कर करके, और बासी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता इनकी नज़रों में। लेकिन बच्चे इस आधुनिक परिवेश में उन वस्तुओं को रख कर करके, टीवी रखना, फ्रिज रखना, चूल्हे गैस आदि रखना, अच्छे बेड रखना, डाइनिंग टेबल रखना, ये आधुनिकता को बढ़ावा देने वाले हैं। लेकिन हम उस सामर्थ्य के अनुसार जब नहीं हैं, हमारी परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं, तो फिर हमें इन दिखावे के प्रति नहीं जाना चाहिए। इनकी ये सोच होती है। लेकिन बच्चों की आधुनिक सोच होती है। बच्चे विशेष तरीके से एक अलग उनका अपना रवैया होता है, एक अपनी दृष्टि होती है, और वो उस दृष्टि से देखते हैं कि इन वस्तुओं का होना बहुत आवश्यक है। फिर कहते हैं कि मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। कि जो सामान्य परिवार के लोग हैं और जब उनको फ्रिज का पानी दिया जाता है तब वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। ये देख करके इनको अच्छा भी लगता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगती, तथा उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। पल भर के लिए सोचते हैं कि उस सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी को, बहुत बड़े आयोजन को जब देखते हैं तब सोचते हैं क्या ये वही यशोधर पंत हैं जो इधर उधर से कर्ज आज लेकर के 2-4 पैसे अपनी सोसाइटी से जुटा करके अपनी शादियां किए थे, और खर्चे करने तक के पैसे नहीं थे, जैसे तैसे इधर उधर करके कर लिए, लोगों को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं थे, और आज उनकी 25वीं सालगिरह पे इस तरह के 4-4 तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फल, जूस और न जाने कितने तरह के व्यंजन आज सब कुछ मौजूद है। इनको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 45 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। और कहते हैं कि जैसे जैसे योजना बनी और योजना में इस तरह का हुआ और उसमें हमने ऐसा रख लिया। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। गिरीश जो उनकी पत्नी यशोधर पंत की पत्नी होती हैं, उनका चचेरा भाई है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है, जिसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। उन्हें लगता है किसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास के बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया है। और जब कभी इस तरह की बात घर परिवार में करते हैं कि गिरीश की वजह से ही भूषण बिगड़ता चला जा रहा है, तब पत्नी बिगड़ जाती हैं कि तुम्हारे नालायक बेटे की जो बीए था, 2nd क्लास बीए बेटे को उसने इस मुकाम पे ला दिया, ये भूषण की ही देन है, वरना आज हम लोग कहाँ होते। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों या ईश्वर बाबू से परिचय कराना शुरू किया।
भूषण के जितने अपने लोग आए हुए थे सबसे एक एक करके यशोधर पंत जी से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथा विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। और वो जो उनके अपनी प्रतिक्रियाएं, जो मेहमानों की अपनी प्रतिक्रियाएं होती थी उनमें थैंक यू बोलना, हाथ बढ़ा करके मिलाना आदि, या जो अपने संस्कार, ये विलायती संस्कार जो होते थे इनको दिखा कर करके भूषण ऐसा जाहिर करना चाहता था कि हम आधुनिक परिवेश के हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। वह कहते हैं कि हर एक चीज़ सीखनी चाहिए, हर एक चीज़ हमको आना चाहिए, टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। वह कहते हैं हमको हर एक चीज़ जानना, विलायती परिधान तो जानना ही चाहिए लेकिन हमारे अपने मूलभूत जो परिधान है ये कदापि नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। अब बच्चों ने एक ऐसी संस्कृति जिस यशोधर वंश के मूल में था ही नहीं। यशोधर ने कभी अपने जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि जीवन के इस अंतराल पर आकर के हम पत्नी के साथ मिल करके केक काटेंगे। बच्चों ने वह भी उनसे कराया। विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, इनकी पत्नी थोड़ा सा शर्माती हैं। जब बेटी ने हाथ खींचा तब उस केक के पीछे जा खड़ी होने के लिए हिचकी नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा और वहीं से यशोधर पंत को इशारा करती हैं। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती है, लेकिन यशोधर बाबू जब इस तरह की स्थितियां देखते हैं तो उनको बचकानी सी हरकत मालूम होती है। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। यशोधर बाबू ने कहा कि इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनुमति किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। गिरीश जो था, उनका जो साला था, वह उनकी यह अनमनी हंसी और ये छवि जो थी वो अपने कैमरे में कैद कर ली। अब पत्नी से कहा गया कि वे केक को मुंह मीठा करके एक दूसरे का अब केक उठा करके यशोधर पंत अपनी पत्नी को और उनकी पत्नी यशोधर पंत को एक दूसरे के मुख में खिलाएंगी। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। और वो छोड़ चुके थे उनको पुनः याद दिलाया जाता है कि आप अभी कुछ दिन पहले मांस खाते थे और एक टुकड़ा केक खा लेने से आप मांसाहारी थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया और जैसे भूषण के एक मित्र ने एक लड्डू उठाया, यशोधर पंत के मुंह में जबरदस्ती ही ठूस दिया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुल्लाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। इस पर भूषण नाराज हो जाता है और वो संध्या में शाम का पूजा पाठ जो होता है वो, कि आप जा कर के वो करिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक परेशान होंगे। नहीं आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, अर्थात किसी तरह का दिखावा नहीं करिए, आप लोग खाइए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। यशोधर बाबू उनके जीवन का सबसे लंबा पूजा था और आज वो सबसे लंबे समय तक किए, कि तब तक कि जब तक अधिकतर ढेर सारे मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। पत्नी बच्चे बार बार आते और बार बार वो आकर के देख करके चले जाते कि जल्दी कीजिए, नहीं तो सारे मेहमान चले जाएंगे। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए।
कहते हैं शाम की 15 मिनट की उनकी पूजा होती थी। लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद उसके बाद भी इनको लगा कि मेहमान अभी भी हैं, तब ये पद्मासन पलस्ती मार करके बैठ जाते हैं और वो ध्यान लगा लेते हैं। उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। कहते थे वो अपने जिस केंद्र बिंदु पर देख रहे थे वहाँ से उनको किशनदा नजर आ रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। कि उनके मन में एक ही प्रश्न था कि गांव वालों से पूछने पर ऐसा पता चलता था कि जो हुआ होगा इससे किशनदा की मृत्यु हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ऐसे उनकी मृत्यु कैसे हो गई ये सोच रहे थे। किशनदा कह रहे थे, भाव अभी सब जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। और कहते हैं अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि किशनदा उस लाइट में आए, इनके सामने प्रतिमा खड़ी हो और कहते हैं इस संसार के जितने प्राणी हैं अर्थात सब लोगों की जो मृत्यु होती है वह जो हुआ होगा से ही होती है। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही है। कहते हैं चाहे वो गृहस्थ घर बार देखने वाले हों, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों जिन्होंने शादी आदि नहीं की हो, जो अमीर हो, बहुत धनवान हो, जो गरीब हो, मरते सारे लोग इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब ऐसे ही मरते हैं, जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में मैं और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना है। कहते हैं हाँ हाँ सब कोई दुनिया में अपना नहीं है, जो हम अपना नियम बनाए वही नियम अपना है। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी कड़ाऊँ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ते पर ऊनी अर्थात तो उसके शारीरिक संरचना के रूप में आ करके और अपने इस अकेलेपन से भांत भांत के रूपों में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। कहते हैं कि हर रविवार को शाम को 4 बजे किशनदा यशोधर पंत के घर आते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। अर्थात उनकी अपने अपने वक्तव्य थे, अपना अनुभव था। तो कहते थे जिस चाय को फूंक मार के न पीना पड़े उस चाय का कोई मज़ा नहीं है। चाय सुकुड़ते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएँ उठाते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। और किशनदा अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश हमेशा करते थे, यशोधर बाबू एक ऐसे व्यक्ति की तलाश ऐसा करते थे जो किशनदा की भूमिका में हो। पल भर के लिए उनको ऐसा प्रतीत होता था कि किशनदा उनके सामने ही है और वो उनसे प्रश्न करते थे और उस प्रश्नों की चाह जवाब उनको रहती थी। लेकिन किशनदा तो वही अकेलापन का खटराग आलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। लेकिन किशनदा वही अपने एकांकी जीवन की वृतांत को सुनाने पर मशगूल होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वो भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। पल भर में जैसे ऐसा लगा कि उनको ज्ञान हो गया है कि आज जो भूषण अर्थात ये उम्र का दोष है, अपनी जवानी का दोष है, जो व्यक्ति सब कुछ अपने आप को मान बैठता है और एक समय एक परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि जो सबको अपने से झेलना पड़ता है और अपने उसको दूर कर देते हैं। तो किशन भूषण को भी जिस परिस्थिति में आज आप हो उसमें भूषण को भी झेलना पड़ेगा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़के हुए आप पहुँचे कि क्या आप पूजा में ही बैठे रहेंगे। और कहते उनसे ऐसे सवाल जवाब होता है यशोधर बाबू और आगे बढ़ते, तब तक उनकी पत्नी आकर के उनके ऊपर बरस पड़ती हैं कि क्या आप यहीं बैठे रहेंगे। यशोधर बाबू आसन से उठे, दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? और वो धीरे से उनके पास जाकर के पूछे कि क्या सारे मेहमान चले गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। पत्नी ने कहा कि कुछ चले गए हैं और कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। अस्वस्थ होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए
जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली और उनके एक बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। अर्थात उनके इस रवैये से जो उनके परिधान थे वह गमछे आदि को पहन करके बैठक में बैठा करते थे और वही जा करके फिर जहाँ बैठक हुआ करती थी पूजा घर से वो बैठक में बैठ जाते थे और बच्चे उनको इस रूप में नहीं देखना चाहते थे। एवरीबॉडी गॉन पार्टी ओवर, अर्थात यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? बेटी ने कहा कि सारे लोग चले गए, पार्टी ओवर हो गई, तो क्या अब गमछा हम पहने रह सकते हैं? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा यू आर द लिमिट, अर्थात आप अपनी सीमा में रहिए। अब बिटिया अर्थात उनसे कितनी छोटी बिटिया है और उनको कहती है कि पप्पा आप यू आर द लिमिट, आप एक सीमा में रहिए, आप सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। बेटी वो जीन्स पहनती है, वो बिना बाँ के टॉपअप पहनती है और भांत भांत के ऐसे परिधान पहनती है जो देखने में अच्छे नहीं लगते इनको, तो वो लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है। अर्थात जो आधुनिक पीढ़ियाँ कर रही हैं, जो युवा वर्ग कर रहा है, वो लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ये गमछा पहन करके बैठक में बैठ जाते हैं तो ये लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। बेटी हमें जिससे सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर तो हमें सज आती नहीं। उन्होंने कहा जिससे हमको अच्छा महसूस होता है, जिससे हमको अच्छी फीलिंग आती है वही तो हम करेंगे। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला आपके लिए प्रोजेक्ट है, खोलिए ना। और कहते हैं कि ये कौन भूले जा रहा है, किसका है ये? तब भूषण कहता है कि ये आपकी संपत्ति है और प्रोजेक्ट है, आप इसे खोलिए। इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट वर्जन तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंस देते हैं। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। और भूषण एक बड़ा सा पैकेट उठा करके खोलता है और कहता है पापा प्लीज़ इसे स्वीकार करिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा फुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। और वो एक गाउन लेकर के आता है, उनके पहले वाले परिधान को रिजेक्ट करता है और वो उनको गाउन देता है। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नोच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। और बेटी पिताजी का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहन करके आप एक ट्राई करिए, इसमें देखा जाए आप कैसा लग रहे हैं। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई और जैसे देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी आंखों के एक छोर में एक नमी सी दिखाई दी। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ले दिया करूँगा, कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों को वह किशंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। और पहनने के बाद कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे निर्देशित किया जा रहा है। शायद वो ऐसा न कहता कि आप इसे पहन करके दूध लेने जाए, तो ये प्रक्रिया उनकी यथावत चलती, लेकिन मन को इस तरह का ठेस तो नहीं लगता। लेकिन उन मन को ठेस हुआ होगा कि शायद किशनदा की मृत्यु ऐसी ही हुई होगी जो हुआ होगा से। अब क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इसकी खोज खबर नहीं, लेकिन ऐसी ही उनकी मृत्यु हुई होगी। खैर जैसे भी थे, किशनदा अच्छे थे और उन्होंने अच्छे तरीके से अपना जीवन किया। इतना मानसिक टेंशन, इतना मन से वो परेशान तो नहीं रहे। आदि आज कर करके कहानी का अंत करते हैं।